जय हिंद दोस्तों जिस तरीके से वर्ल्ड डिप्लोमेसी चल रही है, जियोपॉलिटिक्स जो है वो आगे बढ़ रही है। लगातार कुछ ना कुछ ऐसे सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं जिस पर आप और हम लगातार डिस्कस कर रहे हैं। कभी पाकिस्तान हो गया, कभी यूरोप हो गया, कभी यूक्रेन हो गया, कभी अमेरिका हो गया, कभी चाइना हो गया, कभी ताइवान हो गया। हर रोज कुछ ना कुछ नया जो है वो इस समय हमारे को सुनने को मिल रहा है। ऐसी सिचुएशन के अंदर इस समय इंडिया एक सेंटर पावर बन चुका है जिसके चारों तरफ पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो पड़ी हुई हैं अपनी तरफ अपने पाले में लाने के लिए। ऐसी सिचुएशन में इंडिया का जवाब यहां बहुत ज्यादा मायने रखता है। इंडिया किस तरफ खड़ा है ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। ऐसी सिचुएशन में जब ये सिचुएशंस क्रिएट हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, कहीं ना कहीं दबाव तो पड़ता ही है इंडिया के ऊपर भी। लेकिन इंडिया के जो जवाब और खासकर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर जिस तरीके से जवाब दे रहे हैं और लगातार जवाब दे रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर ये है दोस्तों कि किसी भी सूरत में या किसी भी सिचुएशन में इंडिया जो है वो पीछे हटता हुआ नजर नहीं आ रहा और पूरी दुनिया इस समय पर तिलमिलाई हुई है। हाल ही में तिलमिलाहट जर्मनी की देखी जा रही है। जर्मनी क्या करता है वो सिचुएशन हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जर्मनी ने ऐसा क्या किया जो भारत के लिए हो सकता है थोड़ी बहुत समस्या क्रिएट करे, लेकिन भारत के पास भी बहुत सारे अपने ऑप्शंस हैं, अपने बहुत सारे कार्ड्स हैं खोलने के लिए, या अपने कार्ड्स हैं जिसका जवाब भारत उस समय पर दे सकता है। उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक रिक्वेस्ट दोस्तों कि अगर आप लोगों को मेरा ये चैनल पसंद आता है, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी ये वीडियोस जल्दी से जल्दी आप लोगों तक पहुंच सके। दूसरा दोस्तों, अगर आप आईएएस पीसीएस की तैयारी करने चाह रहे हैं तो एनसीईआरटी का कंसेप्टर बैच हम लॉन्च करने जा रहे हैं, इवन लॉन्च हो चुका है। अगर आप यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, सीयूसी सेट, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, नेट जेआरएफ, ग्रेड 1 टेट या कोई भी दूसरा एग्जाम जो है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए जो बेसिक एनसीईआरटी का जो हिस्ट्री कोर्स है वो स्टार्ट होने जा रहा है। एनसीईआरटी में हम कंसेप्टर कोर्स करवाएंगे। कंसेप्टर का मतलब ये होगा कि बेसिक कंसेप्ट इसमें क्लियर करवा दिए जाएंगे और ऑब्जेक्टिव टाइप जितने क्वेश्चंस हैं वो लगभग सारे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। 500 रुपीज पर मंथ इसकी फीस है। ये मेरी फोटो है, इसका मतलब मैं ही पढ़ाऊंगा, हंसने वाली बात है। और उसके बाद ये वाला नंबर है, इसके ऊपर जाकर कॉन्टैक्ट कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी स्टडी टेबल नाम की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप कोर्स के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब आ जाते हैं दोस्तों टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है कि इंडिया ने ऐसा क्या किया या इंडिया की सिचुएशन क्या है जिसकी वजह से इस टाइम पर यूरोप के, खासकर यूरोप और अमेरिका के जो कंट्रीज हैं वो पूरे भारत के पीछे पड़े हुए हैं और सिचुएशंस जो है वो लगातार जो है वो बिगड़ती जा रही हैं। अब हालात को समझिए असलियत में क्या है दोस्तों। ये है हमारा प्यारा भारत, ऑब्वियस सी बात है हम इसी के ऊपर बात कर रहे हैं। भाई मेरा जो भी वीडियो बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है वो असलियत में इंडिया और इंडिया के बारे में सिचुएशंस को डिस्कस करने का है। इसके अलावा भाड़ में जाए पूरी दुनिया, हु द हेल वी आर टू केयर अबाउट देम, मुझे मेरे देश से मतलब है, बाकी भाड़ में जान दो। अब यहां समझिए दुनिया जिस तरीके से चल रही है, ये पूरी दुनिया दो धड़ों में इस टाइम पर बटी हुई नजर आ रही है। इसको मोटे मोटे तौर पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहां हमारे को एक तरफ ऑब्वियस सी बात है रशिया मिलेगा और यहां कहीं ना कहीं दूसरी तरफ आपको अमेरिका और अलाइज मिलेंगे। असलियत में अमेरिका और उसके नाटो अलाइज की अगर बात की जाए तो असलियत में सबसे ज्यादा लड़ाई इन दोनों के बीच में ही है। पूरी दुनिया इन्हीं के बीच में घूम रही है और यहां पर यूक्रेन मौजूद है। असलियत में रशिया और अमेरिका दोनों आपस में आमने सामने खड़े हुए हैं और रशिया इनके बीच में पिस रहा है। हालांकि बेवकूफ मैं रशिया के, यूक्रेन के लोगों को भी कहूंगा कि दो पावर्स के बीच में जो बैलेंस बनाने की एक फॉरेन पॉलिसी थी वो इन देशों को कभी भी नहीं आई और इस यूक्रेन को कभी भी नहीं आई। और जाकर चुपचाप पता नहीं क्या जोश था अमेरिका की गोद में जाके बैठने का, इसको ऐसा जोश था कि आज के दिन यूक्रेन, ये अमेरिका और नाटो देश तो इसका साथ छोड़कर भाग गए और ये कह रहे हैं हम तुझे हथियार भेज देंगे, गोला बारूद भेज देंगे। इसको पिटवा के, इसको मरवा के, इसको बर्बाद करवा के रशिया की औकात नाप ली। हालांकि रशिया की औकात नाप ली, ये सबसे मेन बात है कि रशिया को इस समय पर जज करके देख लिया कि असलियत में रशिया खड़ा कहां है और कौन सी पावर इसके साथ खड़ी है।
लेकिन अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर तो यहां पर डिप्लोमेटिकली देखा जाए तो चाइना यहां पर खुले तौर पर रशिया का साथ दे रहा है। और यहां बहुत सारे ऐसे देश जिनमें एक इंपॉर्टेंट कंट्री, सबसे बड़ा पावरफुल इकोनॉमिक सुपर पावर और मिलिट्री सुपर पावर की फॉर्म में जो देश खड़ा है वो है इंडिया, जो इस समय पर बड़ी मजबूती के साथ यहां खड़ा है। लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छे तरीके से अपना स्टैंड लिया और वो ये कह रहा है कि ना तो वो अमेरिका के साथ है ना ही वो रशिया के साथ है। यहां इंडिया साफ कह रहा है कि हम यहां पर न्यूट्रल हैं। अब असलियत में सिचुएशन ये है कि अमेरिका और यूक्रेन, अमेरिका और नाटो नेशंस ने इसे इस तरीके से देखेंगे कि अमेरिका और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ये जितनी भी हैं, इन्होंने यूक्रेन को आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई किया, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कहीं ना कहीं रशिया को यहां पर बांध कर बिठा दिया। इसके साथ साथ इन्होंने पूरी कोशिश करी या पूरी ताकत के साथ असलियत में रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू किया। सैंक्शंस का मतलब हिंदी में प्रतिबंध होता है, यानी एक तरीके का जिसे कहते हैं कि इंटरनेशनल बायकॉट होता है। जैसे गांव के अंदर ये इंटरनेशनल बायकॉट होता है कि पूरी दुनिया का कोई भी देश रशिया से कोई सामान ना तो खरीदेगा ना ही बेचेगा। अब ये इस सैंक्शंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेपन होता है इकोनॉमिक सैंक्शंस का, कि खासकर आप ना तो कोई सामान खरीदोगे और ना ही कोई सामान बेचोगे। और इस इकोनॉमिक सैंक्शंस के साथ साथ जो भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज यानी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने इनके इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप किया है, इसको भी यूज करने से साफ मना कर दिया गया है। जैसे एक इकोनॉमिक सिस्टम है स्विफ्ट, एक तरीके की व्हाट्सएप टाइप की ऐप कि जो भी पैसा जिधर से जो भी ट्रांसफर होगा वो सारे का सारा सिस्टम इस स्विफ्ट के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। अब यहां समझने की जरूरत है कि आप कहोगे ये सैंक्शंस लगा के अमेरिका क्या उखाड़ लेता है। देखो भैया, सीधी सी बात है, भूखे पेट भजन ना होए गोपाला, पकड़ अपने मोतियन की माला। इसके अंदर जो दोहा आपको नजर आ रहा है, इस दोहे की साफ खास बात यह है कि भैया ये साफ कह रहा है कि भूखे पेट हम भगवान तक को याद नहीं कर सकते। अगर पेट भूखा है तो अपने मोतियों की माला पकड़, हमसे भजन ना होए, पहले रोटी खिला। असलियत में बेसिक नेसेसिटी जो है वो पेट भरना है, रोटी है असलियत में। और जब किसी भी कंट्री की बात आती है तो उस कंट्री के अंदर मैटर करती है वो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। जितनी ज्यादा स्ट्रांग इकोनॉमी होगी उतना ज्यादा देश मजबूत होगा। लेकिन कई बार क्या होता है कि पूरी दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर वेस्टर्न यूरोपियन कंपनीज यानी अमेरिका का कब्जा है। मेनली अमेरिका और अमेरिका के अलाइड कंट्रीज का कब्जा है। डॉलर के अंदर दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेड होता है, उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा ट्रेड यूरो के अंदर होता है। यानी पहला ट्रेड डॉलर में, दूसरा ट्रेड यूरो में। चाइना से लेकर, रशिया से लेकर दुनिया की कोई भी करेंसी उन दोनों करेंसीज के बाद कहीं पर आती हैं और उनका जो परसेंटेज है इंटरनेशनल ट्रेड में वो भी काफी ज्यादा कम है। ऐसे में यानी आपने डॉलर का यूज करने से मना कर दिया, साथ में उनके बाकी जो भी उन्होंने इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं वो डेवलप करने से मना कर दिए। यानी अगर आप सैंक्शंस लगा देते हैं, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा देते हैं, तो ना तो वो देश इंपोर्ट कर पाएगा कोई भी चीज और ना ही कोई भी चीज वो देश एक्सपोर्ट कर पाएगा। इंपोर्ट अगर नहीं होगा तो बहुत सारी चीजों का क्राइसिस शुरू हो जाएगा और एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो उसकी इंडस्ट्रीज जो हैं वो शट डाउन होना शुरू हो जाएंगे। अब शट डाउन होना जैसे ही शुरू होंगी, इससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये सिंपल सी बात है, इससे बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट।
और अगर जनता, और वहीं से अगर इंपोर्ट नहीं हो रहा बहुत सारा सामान और क्राइसिस बढ़ रहा है, तो वो क्राइसिस यहां एंगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये सरकार के विरोध में गुस्से को बढ़ाता है। एंगर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो भी गवर्नमेंट के खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा, और सामानों की कमी हो जाएगी तो भी गुस्सा बढ़ेगा। ये सिंपल सा ऐसा है कि कई बार हम भी सोचते हैं कि यार इंडिया इतना बड़ी मार्केट है, इतना सब कुछ है, चाइना से हम ट्रेड करना बंद क्यों नहीं कर देते? क्योंकि चाइना से, जब भाई हमने कहा कि चाइना से हम ट्रेड बंद करना चाहते हैं, मेक इन इंडिया करेंगे, मेड इन इंडिया करेंगे, सब चीजें करेंगे, फिर भी यानी हम चाइना को से ट्रेड कम से कम करके अपने जो मतलब सेल्फ रिलायंस जो है उसको बढ़ाएंगे। फिर भी हमारे पास खबर आती है कि 20-21 के अंदर और 21-22 के अंदर, खासकर 20-21 में चाइना से इंपोर्ट के सारे रिकॉर्ड टूट गए। 21-22 के अंदर भी ट्रेड जो है वो लगातार बढ़ रहा है। तो ऐसे में हमारे दिमाग में भी बात आती है कि हम सामान को एकदम से इंपोर्ट करना बंद क्यों नहीं कर देते? अगर पॉसिबल हो तो हम अगर सामान को इंपोर्ट करना बंद कर दे तो हमारा सामान, अगर चाइना का सामान हम नहीं खरीदेंगे तो इसका सीधा मतलब यह होगा कि चाइना जो है वो, चाइना की इंडस्ट्रीज बंद होंगी। अरे भाई ये दो धारी तलवार होती है। अगर चाइना से सामान आना बंद हो जाएगा तो जिस डिवाइस पर मैं आपका ये वीडियो शूट कर रहा हूं या जो सामने स्क्रीन है, इसको भी अगर स्पेयर पार्ट्स को खोलकर देखेंगे तो हो सकता है भले ही ये मेड इन या असेंबल्ड इन आपको सिंगापुर या ताइवान या फिर थाईलैंड या मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडिया, अमेरिका कुछ भी दिखाई दे, लेकिन वहां पर बड़ा सारा सामान जो है वो चाइना मेड नजर आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल सेमीकंडक्टर्स का है। इस टाइम पर सेमीकंडक्टर्स की जो इंपोर्ट है या जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर चाइना का डोमिनेंस है, और चाइना ने उसकी जानबूझकर शॉर्टेज कर रखी है। सोचकर देखिए, बहुत सारे जो क्या नाम है, मतलब मेरे बैंक वालों ने मुझे एटीएम कार्ड बनाने के लिए कह दिया, भाई साहब अगर थोड़ा सा रुक सकते हो तो रुक जाओ, क्योंकि पीछे से एटीएम की इतनी शॉर्टेज है कि हम लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर पा रहे। और क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर्स आने बंद हो चुके हैं, चिप्स आनी कम हो चुकी हैं। वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आज अगर हम चाइना से इंपोर्ट करने का सारा सामान एकदम से बंद कर देते हैं तो भले ही चाइना उसकी अल्टरनेट मार्केट खोज ले, लेकिन इंडिया के अंदर मोबाइल से लेकर, कैमरे से लेकर, टीवी से लेकर, फ्रिज से लेकर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से लेकर, कारों के पुर्जे से लेकर बहुत सारी चीजें जो हैं वो काम करना बंद कर देंगी। ना तो उनके स्पेयर पार्ट्स मिलेंगे ना और कुछ, यानी ना तो वो नई चीजें आएंगी ना ही पुरानी चीजों के स्पेयर पार्ट्स आएंगे। नतीजा उसका ये होगा कि एकदम से क्राइसिस क्रिएट होगा। लोग जो हैं वो सरकार के अगेंस्ट ही गुस्से में आ जाएंगे, हमें फोन नहीं मिल रहा, हमें सब चीजें नहीं मिल रही। इसीलिए, और ऐसा नहीं है ये एक्सपेरिमेंट पहले नहीं किया हुआ, पहले भी ऐसा एक्सपेरिमेंट 1807 में नेपोलियन ने किया था। ब्रिटेन से आने वाले सारे सामानों पर रोक लगा दी। 5 साल के अंदर फ्रांस की इकोनॉमी बैठ गई। सोचा था ब्रिटेन की बैठेगी, ब्रिटेन ने तो अपना सामान इंडिया भेजना शुरू कर दिया, लेकिन फ्रांस की इकोनॉमी बैठ गई। और नेपोलियन के खिलाफ जो गुस्सा था, उसी गुस्से की वजह से नेपोलियन पूरे यूरोप में हारता हुआ दिखाई दिया, या यूं कहें हारता चला गया। यही चीज यहां पर है, यही सिचुएशन यहां क्रिएट हो सकती है। और यही एक कारण है कि अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो किसी भी देश के ऊपर जब सैंक्शंस लगाते हैं तो वहां वो ना तो कोई चीज बाहर के देशों से मंगा सकता, यानी इंपोर्ट नहीं होगा तो बहुत सारे सामानों का क्राइसिस हो जाएगा और सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा और कोई भी चीज एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा और डोमेस्टिक कंजम्पशन कम होगी, तो उसका सीधा मतलब यह होगा इंडस्ट्रीज शट डाउन होना शुरू हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ेगा। या तो प्रेशर के अंदर सरकार आएगी, प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, या तो सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा और सरकार जो है वो अमेरिका की टर्म्स कंडीशंस माननी शुरू कर देगी, या फिर सिविल वॉर या फिर डोमेस्टिक क्राइसिस की तरफ पॉलिटिकल क्राइसिस बढ़ना शुरू हो जाएगा, जैसे पाकिस्तान में हुआ। भाई इमरान खान ने अमेरिका की तरफ जाने से मना कर दिया, अमेरिका की बातें मानने से मना कर दिया।
अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज ने पाकिस्तान को फंड्स या सपोर्ट देने से मना कर दिया। नतीजा उसका यह हुआ कि जब उन्होंने फंड्स या सपोर्ट देने से मना किया तो पाकिस्तान के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट से लेकर सब चीजें इतनी तेजी के साथ बढ़ने लगी, इतनी ज्यादा बढ़ने लगी कि इमरान खान के खिलाफ आम लोगों में गुस्सा बढ़ने लगा। हालात ये हो गए कि विपक्ष को मौका मिला। बहुत सारे सांसदों ने ये सोचा कि इमरान खान की सरकार अब डूबने वाली है, तो उसने इमरान खान को वहां से हटाकर उन्होंने खुद उस सिचुएशन में बैठे, खुद अपना क्या नाम है गद्दी पर, मतलब खुद जो है सरकार में शामिल होकर आगे काम करना शुरू कर दिया और एक नई सरकार बनवा ली। ये नॉर्मली होता है। यही खेल अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज जो हैं इस टाइम पर रशिया के साथ खेल रहे हैं कि रशिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाने की शुरुआत कर चुके हैं। उम्मीद यह है कि रशिया को कोई भी सामान एक्सपोर्ट नहीं होगा। इसका असर नजर आना शुरू हुआ कि रशिया के जितने भी शॉपिंग मॉल्स वगैरह हैं उनमें से जितने भी यूरोपियन ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे अपना पैकअप करके बाहर निकल लिए हैं, सारे के सारे। और जिसका नतीजा ये है कि वहां के मॉल्स खाली हैं। अब वहां पर असर यह है कि भैया असलियत में यूरोप जो है एक्सपोर्ट की बात कर रहा है कि रशिया जो है वो ऑयल एंड गैस जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। असलियत में इंपोर्ट से इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रशिया में पुतिन ने कभी भी किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को रिवाइव करने की परमिशन ही नहीं दिया, रिवाइव करने का जिसे कहते हैं चांस ही नहीं दिया, और सब जगह पे उसे फिट करके बिठाए रखा कि फिक्स कर दिया कि आप यहीं रहे। मतलब उन्हें किसी भी दूसरी पार्टी को रिवाइव करने ही नहीं दिया। नेलवेली वगैरह का नाम आया था, उसको भी ये जहर वहर दे दा के भगा भगू दिया। अब रशिया की पूरी इकोनॉमी ऑयल और गैस के एक्सपोर्ट पर चलती है और उसकी पूरी इकोनॉमी का 90% एक्सपोर्ट तो ऑयल और गैस से आता है और लगभग 10% जो है वो मिलिट्री या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स या डिफेंस एक्सपोर्ट से आता है। अब यहीं पर सारा खेल फंसा हुआ है, यहीं सारा खेल फंसा हुआ है कि इंडिया से अब यूरोप चाहता है कि इंडिया जो है वो यूरोप का साथ दे, रशिया का साथ ना दे। और इंडिया क्या करे कि रशिया, पहली बात तो इंडिया जो है वो यूक्रेन के अंदर जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल चुका है उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर क्रिटिसाइज करे और ये कहे कि भैया पूरी दुनिया जो है वो जिस तरीके से बूचा के अंदर मारकाट मचाई है, मसैकर हुआ है, रशिया का क्रिटिसिज्म किया जाए। तो इंडिया ने ये कहा कि ठीक है यार, हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इसको मना कर सकते हैं कि ठीक है हम इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, और कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट जो है वो इंक्वायरी की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं वो वहां बैठे या सारे एक्सपर्ट्स बैठे और ये देखें कि उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें जो इशू क्रिएट हो रहे हैं वो क्या हैं, किस तरीके से उसको डील किया जाए। लेकिन इंडिया के ऊपर दूसरा वो ये है कि इंडिया जो है वो रशिया को एक तो ओपनली क्रिटिसाइज करे, दूसरा उसको ये माने कि रशिया जो है वो इन्वेडर है, और तीसरा रशिया जो है उससे स्टॉप इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, कि आप रशिया से इंपोर्ट्स को रोक दें। अब यहां असलियत में क्रिटिसिज्म के मामले में इंडिया का चुप, इंडिया बिल्कुल न्यूट्रल स्टांस लेकर बैठा हुआ है कि भैया हम नहीं मानते, कुछ भी चल कर लो चाहे, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो रशिया जो है वो ओल्ड फ्रेंड ऑफ इंडिया है, और जिस तरीके से यूरोप के और दूसरे देशों ने यूक्रेन का साथ छोड़ दिया मरने के लिए, एक तरीके से रशिया ने इंडिया के कभी भी साथ नहीं छोड़ा। 1971 वॉर में जब अमेरिका और ब्रिटेन खुले तौर पर इंडिया पर हमला करने की तैयारी के लिए पाकिस्तान का सपोर्ट करते हुए अपने नेवल शिप्स भेज रहे थे, रशिया ने अपनी फ्लीट भेजी और इंडिया की रक्षा करी। वहां से इंडिया और रशिया ने इंडिया की बहुत सारी बार यूनाइटेड नेशन से लेकर दूसरी जगहों पर भी
इतनी मदद की है कि बहुत ज्यादा, उसका बेनिफिट भी हुआ इंडिया को। वहीं दूसरी तरफ आप यूरोपियन कंट्रीज कह रहे हैं कि आप रशिया को इन्वेडर मानो, इंडिया इसमें भी चुप है कि भैया तुम्हें इन्वेडर क्यों माने। रशिया को इन्वेडर मानने का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप जो 1990 के बाद से अमेरिका एक्सपेंशन ऑफ नाटो कर रहा है और इस एक्सपेंशन ऑफ नाटो के चलते वो रशिया के सर पे आके खड़ा हो चुका है, वो रशिया के सर पे आके खड़ा हो चुका है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है भैया कि एक्सपेंशन ऑफ नाटो भी तो गलत है। आप जो हैं लॉन्ग टर्म साइलेंट इन्वेजन कर रहे हैं जो दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा, या आप उसे देखना नहीं चाहते या शो नहीं करना चाहते। और दूसरी तरफ रशिया ने अपनी जो इंटीग्रिटी है उसे बचाए रखने के लिए जब इन्वेजन किया, और 2000 के आसपास से रशिया लगातार कह रहा है कि भैया मेरे यहां पर आप इन्वेजन मत करो, मेरे सर पे आके मत बैठो। लेकिन नाटो जो है वो लगातार अपना कुनबा बढ़ाए जा रहा है, और ये एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को जिस तरीके से नाटो में शामिल किया, और पोलैंड से लेकर ऑस्ट्रिया हंगरी से लेकर रोमानिया तक जो है ये नाटो पहुंच चुका है, और टर्की भी तो नाटो का हिस्सा है, ये नाटो पहुंच चुका है। अब पूरे चांसेस हैं कि नाटो, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे तो पहले से नाटो का सदस्य है, स्वीडन, फिनलैंड और उसके बाद बेलारूस, यूक्रेन और जॉर्जिया, यहां ये जॉर्जिया एक देश है, इन सारे देशों को नाटो के अंदर मिला लिया जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिका का जो बॉर्डर है वो रशिया के पड़ोस में, रशिया के सर पे आ जाएगा। मिसाइलें जो हैं वो यहां रखी हुई मिलेंगी, और वो जब चाहे मॉस्को के ऊपर महज 2 से 3 मिनट के अंदर मिसाइलें दाग के मॉस्को को घुटनों के बल ला सकता है। पुतिन यही तो कह रहा है, पुतिन ये कह रहा है कि भैया मेरे घर के पास आ रहे हो और नाटो बना रहे हो। नाटो की दुश्मनी यूएसएसआर से थी, अब यूएसएसआर नहीं बचा, मैं रशिया हूं, मैं नाटो, मैं अमेरिका का फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा हूं, फिर भी अमेरिका लगातार मेरी तरफ बढ़ रहा है और मेरे को कब्जा करने की सोच रहा है। ये तो गलत है भाई। यहीं से एक जिसे कहते हैं कि एग्रेशन रशिया के अंदर खासकर पुतिन जैसे देश, पुतिन के ऊपर आया, ये इंडिया के साथ भी है। अब आप कहोगे इंडिया को टेंशन क्या है भाई, पुतिन को टेंशन क्या है, इसे आप इंडिया के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर ये इलाका है तिब्बत, सोचिए 1954 के आसपास से चाइना ने जब तिब्बत पे कब्जा किया और इंडिया वहां पर चुप बैठा, हम जवाहरलाल नेहरू को इसी मामले में तो क्रिटिसाइज करते हैं। आज हमें चाइना से इधर इस बॉर्डर पर लड़ना पड़ रहा है। अगर ये तिब्बत ऑटोनॉमस स्टेट होता तो इंडिया का चाइना से बहुत छोटा सा हिस्सा जो है वो कांटेक्ट में होता और चाइना की आर्मी यहां होती लद्दाख की जगह। इसे आप इस तरीके से देख सकते हैं, ऐसे करके देख सकते हैं आप इसे कि ये है तिब्बत, ये वाला इलाका है तिब्बत। आज के दिन हमारी आर्मी को चाइना से लड़ने के लिए यहां चाइना से टकराना पड़ रहा है, इस एरिया में और यहां पर चाइना से टकराना पड़ रहा है। अगर ये तिब्बत ऑटोनॉमस स्टेट होता, एक इंडिपेंडेंट स्टेट होता, तो चाइना की आर्मी इधर होती और यहां इंडिया का चाइना से किसी तरीके की कोई दुश्मनी नहीं होती। आज हमारे सर पे आके चाइना खड़ा हुआ है और हमें चाइना को यहां लड़ना पड़ रहा है, और दिल्ली जो है ये महज 500 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर एयरफोर्स जो है, चाइनीज हवाई जहाज अगर यहां किसी एयरबेस से उड़ते हैं तो महज 10 से 15 मिनट की दूरी पर है, और वहां चाइना का जो बीजिंग है वहां पहुंचते पहुंचते आपको 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटे में 1 लाख तैयारियां हो सकती हैं 10 से 15 मिनट की दूरी के कंपैरिजन में। यहां आप सोचकर देखिए कि जो गलती जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में की थी
वो गलती पुतिन इस समय पर नहीं दोहरा रहा। भले ही रशिया में पुतिन का इस समय पर अपोज हो रहा हो, लेकिन यूक्रेन के मामले के अंदर अगर आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद पुतिन को याद किया जाएगा और पुतिन अपने इस मसले में कामयाब हो गया और 25 साल बाद पुतिन को याद किया जाएगा, तो एक बहुत ही एप्रिशिएबल इसका स्टेप माना जाएगा। तो यहां अगर आप उठाकर देखते हैं इस मामले को, तो इन्वेडर की फॉर्म में इंडिया उसे मानने को तैयार है नहीं। अब तीसरी बात यूरोपियन कंट्रीज कह रहे हैं, जिसका मसला अभी लगातार चल रहा है। यूरोपियन कंट्रीज कह रहे हैं कि रशिया से इंपोर्ट्स बंद कर दो, रशिया से इंपोर्ट्स बंद कर दो। इंडिया यहां यह कह रहा है, जो हमारे एस जयशंकर सर ने कहा, एस जयशंकर सर ने कहा, वो यही कहा भैया कि, और अभी अमेरिका की धरती पर खड़े होकर कहा, अमेरिका की धरती पर खड़े होकर यह कहा कि आप जो मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक बार वेस्ट की तरफ मुड़कर देखो। अगर आप वेस्ट की तरफ मुड़कर देखोगे, यानी यूरोप की तरफ मुड़कर देखोगे, तो जितना ऑयल हम पूरा टोटल इंपोर्ट करते हैं, उतना ऑयल, जो ऑयल हम एक महीने में इंपोर्ट करते हैं, वो तो एक आफ्टरनून यानी एक दोपहर तक यूरोप के कंट्रीज फोन करके मंगा लेते हैं। आप हमसे सवाल कर रहे हो, उनसे सवाल क्यों नहीं करते? यहां ये मिर्ची लगी है वेस्टर्न कंट्रीज को। मिर्ची किस देश को सबसे ज्यादा लगी? तो असलियत में आप अगर इन देशों को देखते हो, रोमानिया वगैरह को, तो ये जो देश है, रोमानिया, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक, जर्मनी, इवन डेनमार्क, समझे, नीदरलैंड, बेल्जियम, ये सारे, ऑस्ट्रिया वगैरह जितने भी ये देश हैं, स्वीडन वगैरह, इवन इटली तक, ये सारे जितने भी यूरोप के देश हैं, ये सारे के सारे रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते हैं ये। और कितना ऑयल इंपोर्ट करते हैं? इनमें से पोलैंड से लेकर, हंगरी से लेकर बहुत सारे देश तो अपनी टोटल इंपोर्ट का 90 से लेकर 100%, टोटल रिक्वायरमेंट का 90 से लेकर 100% तक ऑयल इंपोर्ट करते हैं रशिया से। जर्मनी भी अपनी टोटल डिमांड का 40% जो है वो इंपोर्ट करता है। इनमें सबसे कम यूनाइटेड किंगडम है, जो सिर्फ और सिर्फ 3% ऑयल, क्या नाम है, रशिया से मंगाता है। अब फ्रांस भी कम ही 8-10% के करीब मंगाता है, क्योंकि पाइपलाइन लंबी हो जाती है, खर्चा ज्यादा हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में यानी सबसे बड़ा देश यूरोप का अगर कोई है तो वो जर्मनी है। अब जर्मनी सबसे बड़ा देश जो है, वो कहीं ना कहीं रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। और यहां तक कि इंडिया ने तो एक डाटा भी प्रोवाइड करवा दिया कि भैया असलियत में हम अगर 3 लाख बैरल मंगा रहे हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं 47 लाख बैरल, वो मिलियन बैरल जो हैं वो ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर सबसे ज्यादा चिढ़ इंडिया की तरफ से जर्मनी को होगी। इसके पीछे 2 रीजन है। जर्मनी जो है सबसे ज्यादा क्यों चिढ़ा? क्योंकि इस टाइम पर सबसे ज्यादा प्रेशर भी जर्मनी के ऊपर है। यूरोपियन कंट्रीज जितनी भी हैं, उनमें सबसे ज्यादा पावरफुल और सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करने वाला कंट्री जो है वो जर्मनी है। और जर्मनी जो है वो सबसे बड़ा भी है, और अमेरिका का उसके ऊपर भी प्रेशर है कि भैया तू भी ऑयल कम कर। लेकिन अमेरिका जर्मनी को खुल के इसलिए नहीं बोल पा रहा, क्योंकि जर्मनी एक ऐसा देश है जो अगर यूरोप में से निकलकर, अमेरिका के साथ से निकलकर एक बार भी रशिया के साथ जाकर खड़ा हो गया, तो पूरे के पूरे यूरोप का पावर बैलेंस बदल जाएगा। जर्मनी के साथ साथ पोलैंड को भी घुटने टेकने पड़ेंगे, और साथ में बेलारूस तो रशिया के साथ है ही है। यूक्रेन हार रहा है, और नतीजा उसका यह होगा कि जो लड़ाई अभी तक बेलारूस और पोलैंड तक है,
जर्मनी के रशिया के साथ मिलते ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन आती हुई नजर आएगी और कहीं ना कहीं बैलेंस जो है वो अमेरिका के हाथ से जाता हुआ नजर आएगा। अगर जर्मनी न्यूट्रल भी हो जाएगा तो भी। यही कारण है कि जर्मनी की जो एंजेला मार्केल थी, अगर आप उनके पूरे के पूरे बयानों को और सब चीजों को उठाकर देखोगे, उन्होंने कभी भी चाइना को क्रिटिसाइज नहीं किया और मजे की बात यह है उन्होंने कभी भी रशिया के खिलाफ भी ऊल जलूल नहीं बोला। यानी वो न्यूट्रल स्टैंड लेकर चलने की तैयारी में थी और यही कारण है, पॉसिबिलिटी पूरी है कि जर्मनी के अंदर पूरी ताकत से कैंपेन चलाया गया और लगभग लगभग 16 साल के एंजेला मार्केल के रूल को खत्म करके प्रो अमेरिका एक प्रेसिडेंट चांसलर वहां पर बिठाया गया। कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा पॉसिबिलिटी है हुआ हो। तो ऐसे में जर्मनी की तिलमिलाहट इसीलिए है कि इंडिया 2 बार ये कह चुका है कि भैया असलियत में तुम हमें कह रहे हो, जितना तुम हमें कह रहे हो एक बार यूरोप के देशों को जाके कहो, उनसे पूछो कि वो अपने एनर्जी नीड्स को कैसे कंट्रोल करेंगे। हम तो सिर्फ 1% मंगा रहे हैं, वो तो अपनी टोटल नीड का 40% मंगा रहे हैं। और मैं एक डाटा देख रहा था कि ये जितने भी अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने यूक्रेन को लगभग लगभग $1 बिलियन यानी 7,000 करोड़ रुपीस के हथियार दिए हैं, लेकिन उन्होंने रशिया से 7 लाख करोड़ रुपए का 2.38 लाख करोड़ रुपए का ऑयल और गैस इंपोर्ट किया है पिछले 1 या 2 महीने में। अंदाजा आप लगा सकते हैं कितना सा पैसा यूक्रेन को दिया पिटने के लिए और कितना सारा पैसा रशिया को दिया कि आप जाओ और यूक्रेन को मारो और एक डर पैदा करो। रशिया वही कर रहा है और कुछ नहीं। इंडिया के बयान से जर्मनी के चिढ़ने की एक खास वजह तो ये, लेकिन एक दूसरी वजह पूरे यूरोप की और है, और वो वजह यह है कि अभी तक उन लोगों ने ऐसा इंडिया देखा था जिसकी दुनिया के अंदर कोई से यानी हामी नहीं थी, उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। दुनिया जो है वो एज ग्रांटेड लेती थी इंडिया को। यानी जो यूरोपियन देश कहते थे इंडिया को मजबूरी में ही सही, कमोबेश उसी चीज को फॉलो करना पड़ता था। और 1990 के बाद यूरोप के डिक्लाइन यूएसएसआर के डिक्लाइन के बाद तो इंडिया की हालत और ज्यादा बुरी हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में अगर इंडिया की हालत यूएसएसआर के डिक्लाइन के बाद और ज्यादा बुरी हो गई, तो पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि इंडिया जो है वो अपने दम पर अपने दिमाग से अपनी बातें खुलकर कह रहा है। और ये यूरोपियन कंट्रीज जो कहीं ना कहीं व्हाइट मेंस बर्डनशिप के उस जिसे कहते हैं एक मिथ से ग्रसित हैं, जिनका ये कहना है कि हम गोरे लोग हैं और इसीलिए हम जो कहेंगे वही सही, हमारी फिलॉसफी से कहीं सही, हमारी बातें सही, सब कुछ हम जो कहेंगे वही ठीक है। तो इससे जो ग्रसित ये जो लोग हैं ना दोस्तों, ये असलियत में कहीं ना कहीं इंडिया के लिए एक चैलेंज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और तिलमिलाए हुए हैं, और इंडिया इनके प्रेशर को मान नहीं रहा। क्यों? और इंडिया ने खुलकर कहना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि एक तरफ जर्मनी जो है वो मुंह फुलाए बैठा है और कहीं ना कहीं कह रहा है कि इस बार इंडिया को G7 नेशंस में जो ऑब्जर्वर नेशन या एक चीफ गेस्ट की फॉर्म में बुलाया जाता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है और वो ये कह रहा है ब्लूमबर्ग कि भैया हम G7 कंट्रीज को नहीं बुलाएंगे, हम G7 कंट्रीज को नहीं बुलाया, G7 कंट्रीज में इंडिया को नहीं बुलाएंगे। अब ये चाल अगर जर्मनी चल देता है कि भैया हम इंडिया को नहीं बुलाएंगे, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि इंडिया के एक खुलकर ऑप्शन तैयार हो जाते हैं कि भैया इंडिया के लिए टेंशन भी है कि इसका मतलब ये है कि जर्मनी एक सिग्नल देगा कि इंडिया जो है वो नाराज है, इंडिया से वो सारे यूरोपियन कंट्रीज खासकर G7 कंट्रीज नाराज हैं। लेकिन इंडिया के पास भी ब्रिक्स से लेकर क्या नाम है रशिया रिक्त से लेकर SCO से लेकर बहुत सारे ऐसे
ऑर्गेनाइजेशंस या संगठन हैं जिसमें रशिया और चाइना हैं और इंडिया भी उनका मेंबर है। अगर इंडिया यहां जाकर खड़ा हो जाता है तो जो पावर बैलेंस अभी इंडिया के न्यूट्रल रहने भर से अमेरिका और यूरोप के फेवर में है, इंडिया के रशिया और चाइना के साथ खड़े हो जाने से वो पावर बैलेंस इनके अगेंस्ट जाएगा और जैसे ही ये अगेंस्ट जाएगा फिर ये रोते फिरेंगे, ये जो देश है फिर रोते फिरेंगे। तो इंडिया के पास भी अपनी अपॉर्चुनिटीज हैं। जर्मनी जो है, अगर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ठीक है तो जर्मनी जो भी कर रहा है वो कहीं ना कहीं बैकफायर जर्मनी को ही करेगा। इंडिया पे थोड़ा बहुत असर पड़ेगा लेकिन उतना नहीं जितना वो कैलकुलेट कर रहे हैं। और यही कारण है कि जर्मनी और खासकर यूरोपियन कंट्रीज को तगड़े वाली मिर्ची लगी हुई है, उछलते फिर रहे हैं, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इंडिया के विदेश मंत्री की बातों को कि जाओ जाके पहले पूछ के आओ यूरोपियन कंट्रीज से कि वो कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फिर हम बता देंगे हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा एक डायलॉग मार रखा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अगले टॉपिक पे डिस्कस करेंगे दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।